नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे डॉक्टर आशीष चौधरी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, फायर ब्रांड लीडर है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू। आज ठीक लोकसभा चुनाव से पहले भारत न्याय यात्रा, यानी मात्र 3 दिन बचे हैं, 14 जैन से राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा शुरू। इसका रेलेवेंस क्या है? क्या वाकई में भारत को न्याय नहीं मिल पा रहा है, या भारत की जनता को न्याय सरकार नहीं दे पा रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक सोच है, एक प्रोसेस है जो इलेक्शन के अलावा भी रेलिवेंट है। और उस जब जब लगता है तो फिर इलेक्शन, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, उसको पीछे रख के कांग्रेस की जो लीडरशिप है, खास करके राहुल गांधी, वो सामने आते हैं लोगों के मुद्दों को लेकर के। लोगों के जो जब उन पे फोकस, उनकी मांगें, उनकी ज़रूरियात, उनकी चीज़ें नहीं होती, जैसे अभी देश में हो रहा है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट को देख लीजिए, और इश्यूज़ को देख लीजिए, पोलराइजेशन को देख लीजिए, या इकोनॉमिक मेल्टडाउन को देख लीजिए, तो ये सारी चीज़ों को एड्रेस करने के लिए जो है ये भारत न्याय यात्रा जो है शुरू की गई है। और इसका एक लार्जर पर्सपेक्टिव है। इसका सिर्फ इलेक्टोरल गेन्स के लिए ये यात्रा नहीं है, वरना कोई भी पार्टी या कोई भी आदमी अगर इलेक्शन तक अपने आप को महदूद रखे तो फिर ऐसी यात्रा इस वक्त कोई ज़्यादा चीज़ें डिलीवर नहीं कर पाती। मगर ये क्योंकि एक प्रोसेस है, एक सोच है हमारी, तो उसमें हमें लग रहा है कि देश के लोगों की, जनता की आवाज़ कोई भी नहीं उठा रहा है, कहीं से हो नहीं रहा है, और न्याय नहीं मिल पा रहा है, और जो सरकार है वो किसी की बात भी सुनने को तैयार नहीं। तो हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम लोगों के बीच में जाएं और देश की जो मिट्टी है इस पे चलें, और अपेक्षा करते हैं कि इससे फ़र्क पड़ेगा और सरकार कोई बात सुनने की। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि इंडिया अलायंस के सभी घटक दल इस यात्रा के साथ में हैं? आपको सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे? नहीं, बिल्कुल। इंडिया ब्लॉक जो है, इंडिया जो संगठन है, इसमें जितने भी एसोसिएटेड, वो हमें सपोर्ट करेंगे। और बुनियादी आइडिया ही वही है जिसको लेकर के चल रहे हैं कि एक इंक्लूसिव भारत, एक इंटीग्रेटेड भारत, और जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं इंक्लूसिवनेस के, वो सारे इस देश में होने चाहिए। और इंडिया ब्लॉक के जितने संगठन हैं वो अपने अपनी तरह से इसमें सहयोग देंगे। और सहयोग के अलावा भी ये एक यात्रा जो है, भारत जोड़ो यात्रा जो है पहले हो चुकी है, उसमें भी काफ़ी सारे संगठनों ने, सिर्फ पॉलिटिकल संगठनों ने नहीं बल्कि सोशल संगठनों ने, जो और वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने भी साथ दिया था। इसमें भी ऐसा होने वाला है कि बहुत सारी स्टेट से, बहुत सारी राज्यों से, जगहों से, प्रांतों से ये मांग भी उठ के आई कि एक यात्रा की ज़रूरत है, और इस गूंगी बहरी सरकार को बात जो सुनाने की ज़रूरत है, उसी को आवाज़ को उठाने के लिए इतने बड़ा स्टेप लिया गया। आपने एक शब्दावली का इस्तेमाल किया, गूंगी बहरी सरकार को। जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, उसका इम्पैक्ट पड़ा था इस गूंगी बहरी सरकार पर, जिसको आपने टर्मिनोलॉजी दी है गूंगी बहरी सरकार? बिल्कुल। इस गूंगी बहरी सरकार पे जब गूंगी कहते हैं हम, तो जो बोलती नहीं है, जैसे मोदी जी ने अभी मणिपुर का इशू था, तो पूरा सेशन चला, मगर उन्होंने कभी उस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। उसके बाद कितने ही और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो राष्ट्र की, जैसे चाइना के साथ जो इशू है, उस पर कभी कोई बात नहीं करती। तो जो इम्पोर्टेंट इशूज़ हैं, सरकार वहाँ अपोजिशन को जवाब देना तो अलग बात है। लोगों का जो सबसे बड़ा कोर्ट है, सबसे बड़ी जो जनता की अदालत है, उसमें भी कोई कैटेगरिक चीज़ें बताने से इनकार करती है। कोई स्टैटिस्टिक्स, अपने ही स्टैटिस्टिक्स जो उनको कंट्राडिक्ट करते हैं और इनकार कर देते हैं। इसी तरह से बहरी सरकार इस वजह से है कि अपोजिशन इतनी ही ज़रूरी है जितना कि सत्ता है। तो अपोजिशन की जो है, जो विपक्ष की बात है, वो ये सरकार सुनती नहीं। तो ये सरकार पे जो पहली यात्रा हुई थी, उसका बड़ा भारी इम्पैक्ट रहा था, और लोगों ने उसका जवाब जो था काफ़ी सारी स्टेट्स में दिया। जैसे कर्नाटका के इलेक्शन थे, उनमें इमीडिएटली आया। उसके बाद अभी जो इलेक्शन हुए हैं 4 राज्यों में, हम हारे हैं कांग्रेस पार्टी, मगर हमारी जो परफॉर्मेंस है वोट शेयर के हिसाब से, वो 9% ज़्यादा है। उससे दिखता है कि कहीं हम किस छोटे छोटे मार्जिन से लूज किया है, चीज़ें हैं। तो लोगों को लगा कि कांग्रेस पार्टी जो है ये एक सही विकल्प है, और यही विकल्प है जो कि इस गूंगी बहरी सरकार को बात सुना सकती है, बात मनवा सकती है। उसी के रास्ते में ये यात्रा है। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी? अभी तो दिक्कत आ रही है, कोई वर्चुअल मीट में नहीं आ रहा है, कोई सामने नहीं आ रहा है, कोई पीछे से बातें कर रहा है। क्या ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा बिफोर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? मैंने पहले ही आपसे अर्ज किया है कि कांग्रेस पार्टी एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है, एक प्रोसेस है।
इसमें हम सिर्फ इलेक्टोरल गेम्स को या अभी सीट शेयरिंग किस हमें कितना फायदा दे पाएगी उसी को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। हमारा जो दायित्व बनता है, जो ड्यूटी बनती है, फर्ज बनता है देश के प्रति, भारत के प्रति, भारत के लोगों के प्रति, वो निभाने के लिए हम इस यात्रा और इस इंडिया ब्लॉक को बनाया है। इस इंडिया ब्लॉक में जो लोग हैं, जो दल हैं, वो बहुत जगहों पर शायद एडजस्ट, छोटी छोटी मुद्दों पे, सीट शेयरिंग पे एडजस्टमेंट हो पाए या ना हो पाए, बट सर्टेनली जो लार्जर काज है, जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, उसमें सारी चीजें एडजस्ट हो जाएंगी और एक कंप्लीट पिक्चर बनेगी। और ये बड़ा पॉजिटिव मोमेंट है और देश के लिए एक ही उम्मीद की किरण है जिसका नाम इंडिया है। जी, इंडिया ब्लॉक का हिस्सा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, आप सब जानते हैं। और आज ही उनका ये स्टेटमेंट आया है कि हिंदू चीनी भाई भाई रिवाइव होना चाहिए। और राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि चाइना अंदर आ चुका है। तो क्या ये वक्त है इस बार ये बात करने का कि हिंदी चीनी भाई भाई रिवाइव होना चाहिए? देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एक सीनियर पॉलिटिशियन है, वो अपनी एक स्पेस रखते हैं, उसमें क्या कहना है। इंडिया ब्लॉक या कोई भी हमारा एनडीए जैसे बीजेपी वालों का है, जहां एक नाम नेहाद संगठन है, जहां एग्जिस्ट भी नहीं करते, वो भी उन्होंने एक लिस्ट बनाने के लिए कर लिया है। तो वहां पर लोगों को कुछ कहने की इजाजत नहीं। इंडिया ब्लॉक में ऐसी इजाजत है कि इतने सीनियर पॉलिटिशियन का अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो वो अपना पब्लिक डोमेन में रखे, और उसके साथ कांग्रेस पार्टी को जाना है या नहीं जाना है वो एक अलग बात है। और वो एक लार्जर पर्सपेक्टिव है जिसमें उनकी बात है। जहां तक हमारा ताल्लुक है, राहुल गांधी का ताल्लुक है, उन्होंने बार बार जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो डाटा है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस से अवेलेबल हैं, जो गवर्नमेंट की एजेंसीज से अवेलेबल हैं, जो इसी गवर्नमेंट का हिस्सा है, उनके आधार पे और बाकी एजेंसीज के आधार पे, इंडिपेंडेंस प्रोब्स जो हैं, चीजें हैं, जो प्रेस है, उसके आधार पे बारहा फैक्ट्स को प्रूव किया है। और पार्लियामेंट में भी अपने भाषण में ऑन रिकॉर्ड कहा है कि चाइना कितनी हमारी जमीन हथिया चुका है। और उसके लिए वो आपको याद होगा बाइक रैली, बाइक थ्रू बाइक प्रॉपरली वहां से लद्दाख भी पहुंचे, हिमाचल से होते हुए, मनाली से होते हुए लद्दाख भी पहुंचे और वहां लोगों से मिले। उसके बाद जो चीजें आई हाथ में, उनके आधार पर राहुल जी कहते हैं कि भाई चाइना अंदर आ चुका है। जो अरुणाचल प्रदेश में हालात हैं, बाकी जगहों पे हालात हैं, तो सडनली चाइना अग्रेसिव मोड पे है, वो अग्रेसर है, पहले भी रहा है और अब भी अग्रेसर है। और मोदी जी चुप्पी साधे हुए हैं, आंखें बंद करने से खतरा जाता नहीं है। जिस प्रकार से चाइना आज हमारी जमीन हथिया के बैठ रहा है, वो अनफॉर्चुनेट है। देखिए, इंडिया ब्लॉक का कोई बड़ा दल इस तरह की स्टेटमेंट देता कांग्रेस पे डेंट नहीं पड़ता है। जैसे उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान से बातचीत नहीं की गई तो जो इजराइल वाले हालात वहाँ बन जाएंगे, फिलिस्तीन वाले हालात, गाजा जैसे हालात उन्होंने कहा। ये डॉक्टर फारूक साहब ने कहा जी। देखिए, फारूक आपको नुकसान तो होता ही होगा। नहीं, सर्टनली इन चीज़ों से कहीं ना कहीं नुकसान होता है जी, क्योंकि हमारे जो अपोजिशन पार्टी है बीजेपी, उनका काम ही इन्हीं नोन से नुक्ते को पकड़ना है और फिर उसको एक्सप्लॉइट करना है और हमारे खिलाफ। बट एक बात मैं पहले ही कह चुका हूं कि इंडिया ब्लॉक सर्टनली एक ऐसा ब्लॉक है कि जिसमें आप अपने दल की बात रखने की भी जो जगह है, स्पेस है, वो है। और एक इंक्लूसिव कलेक्टिव थॉट प्रोसेस जो है इस गवर्नमेंट के खिलाफ, इस सोच के खिलाफ, जो सोच हमारी इकोनॉमी को डैमेज कर चुकी है, जो हमारी सिक्योरिटी सिचुएशंस को सेट नहीं कर पा रही, हमारी प्रायोरिटीज जो नेशनल प्रायोरिटीज हैं उनको सेट नहीं कर पा रही, उसके खिलाफ खड़ा होने की बात है। वहां पे सारे यूनाइटेड हैं, वहां पे हमें थोड़ा बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। नेचुरली सबको साथ लेके चलने में नुकसान तो होता है, सबको अकोमोडेट करना पड़ता है। लक्ष्य साहब, आप बड़ा तजुर्बा रखते हैं राजनीतिक, और जिस तरीके से जब इंडिया ब्लॉक का गठन हुआ था उसके तुरंत बाद बीजेपी के इवन प्रधानमंत्री के भी कुछ रिएक्शंस आए थे। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जुड़ा, इसका नाम छोड़ा, लेकिन अब वो थोड़ा सा दबाव कम हुआ है। क्या वाकई में ऐसा हुआ है कि जो पहले कल्पना की थी बीजेपी ने, उतना मजबूत इंडिया ब्लॉक बनके नहीं आया है? देखिए, बीजेपी का इनिशियल रिएक्शन था जो था प्रधानमंत्री का, उनका रिएक्शन बड़े कम चीजों पे होता है, मगर वो बुखला गए थे, खुद प्रधानमंत्री बुखला गए थे और पूरी बीजेपी बुखलाहट में थी। और इतना स्ट्रांग रिएक्शन था, उसकी वजह ये थी कि जो कर्नाटका का चुनाव था और चीजें थी जो हो रही थी और सामने स्टैटिस्टिक्स थे, उसके बनने के बाद बीजेपी ने जो वर्किंग किया, साम दाम दंड वेद की राजनीति, महाराष्ट्र की सरकार का जो हाल किया, जो कर्नाटका में उन्होंने
चीजें करनी चाहिए वो हो नहीं सकी, बाकी स्टेट्स में जो किया, और उसके बाद अभी जिस तरह से ये चुनाव पीछे किया, और हर आदमी के घर अपोजिशन इंडिया ब्लॉक के हर दूसरे चौथे आदमी के घर ईडी, सीबीआई, वटएवर सारी चीजें इस्तेमाल कर दी, उससे अब उनको राहत की सांस आई है। अब बीजेपी को और प्रधानमंत्री जी को और होम मिनिस्टर साहब को यह लगता है कि हमने इंडिया ब्लॉक को कंटेन कर लिया है। इंडिया ब्लॉक कोई खुद से बना हुआ ब्लॉक नहीं, ये लोगों का बनाया हुआ ब्लॉक है, जनता जो तंग आ चुकी है उसका ब्लॉक है, और ये ब्लॉक जो है कंटेन नहीं होगा। ये ब्लॉक जो 2024 के चुनाव हुए उसमें सरप्राइजिंग रिजल्ट्स देगा और बड़ी चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, मुझे ऐसी अपेक्षा है। इस ब्लॉक का इम्पैक्ट छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। देखिए ब्लॉक का इम्पैक्ट, उसमें से बहुत सारी चीजें बहुत स्ट्रैटेजिकली शायद कुछ लोगों को सूट नहीं करती, कुछ कांग्रेस पार्टी को सूट नहीं करती। वो जो होना चाहिए था एनालिसिस के तौर पे, मैं ये कह सकता हूं, मुझे भी छोटे लेवल पे एक डोमेन में स्पेस है ये कहने की, ये डेमोक्रेटिक पार्टी है कि भाई हमारा जो सीट शेयरिंग चीजें थी वो शायद इतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाई, मगर इन स्पाइट ऑफ दैट जो इंडिविजुअली कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर है उसका इंपैक्ट पड़ा है। इंडिया ब्लॉक का भी पड़ा, कांग्रेस की प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का पड़ा, राहुल गांधी जी का जो भारत जोड़ो यात्रा उसका पड़ा, बाकी सब चीजों का पड़ा, और वोट परसेंटेज जो इंक्रीज 9% वहां हुआ है। आई एम श्योर वो कहीं मल्टीफोल्ड जो है लोकसभा में आएगा और उसके परिणाम दिखेंगे सामने। जी, आपने जब कहा ना कि ये डेमोक्रेटिक पार्टी है, थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होता। ये एक पार्टी सिर्फ गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमती रहती है। देखिए आप कम से कम अब ये प्रधानमंत्री ने भी कहना बंद कर दिया, होम मिनिस्टर ने भी मना कर दिया, खड़गे साहब प्रेसिडेंट हैं और उनकी सिदारत में हम सब लोग काम करते हैं और अच्छी तरह से परफॉर्म जो है रिजल्ट्स परिणाम आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी एक बढ़ाई की तरफ अपने साइकिल पे गामसन है। आई थिंक जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का क्या आपको नजर आता है? कांग्रेस किस पोजीशन पे खड़ी है अगर लोकसभा चुनाव हो जाते हैं? देखिए कांग्रेस पार्टी को आल्दो के बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। जो पार्टी के सबसे कादावर नेता थे वो पार्टी को साथ लेके चले गए और जो प्रेसिडेंट साहब बने थे वो भी नए बने थे, मगर हैट्स ऑफ टू दैट जेंटलमैन कि उन्होंने पार्टी को विकार रसूल वानी साहब ने खड़ा रखा और यूनाइटेड कर दिया। और दोबारा से कितने लोग हमारे पास फार्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब थे, फार्मर मिनिस्टर्स थे, एमएलएस थे जो यहां वहां चले गए थे, वो वापस आए। नंबर 1। नंबर 2, जैसे अच्छे कादावर नेता कुंडल साहब हैं, फार्मर मिनिस्टर हैं, टोनी साहब हैं सुचेतगढ़ से, और कितने ही लोग बाकी पार्टियों से भी जो हमारे साथ नहीं थे वो वापस आए, जुड़े पिछले दिनों में। और अभी और काफी सारे लीडर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, वो जुड़ेंगे भी। और आई एम श्योर कि जो कांग्रेस है वो जम्मू के लोगों के लिए अकेला विकल्प है, और कश्मीर में भी जो रीजनल पार्टीज जो इन्होंने रीजनल पार्टीज ने किया है थ्रू दिस काफी सारे पिछले दहाइयों में, उसका खमियाजा मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको भी भुगतना पड़ेगा। पीपल आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम कांग्रेस पार्टी को एम्पावर करें और काफी अच्छा हमारा स्कोप इस स्टेट में इस बार होगा। डॉक्टर साहब, ऐसा लगता है कि जो सीनियर नेता है जैसे जी अमीर हो गए, सफुद्दीन सोज हो गए, तारिक हमीद करा हो गए, और बड़े नेता वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं वकार रसूल वानी। ये एक दिक्कत आ रही है जो मुझे इनपुट्स आए हैं। वकार रसूल वानी एक नौजवान नेता हैं जी, और सर्टनली एक जो है वो फंक्शनिंग अलग अलग रहती है, कितने एक्सपीरियंस्ड और बड़े लीडर्स का और वकार साहब का, मगर सर्टन जो कॉपरेशन है वो आपने देखा कि जब हमारे अभी सोलंकी साहब इंचार्ज आ गए या मैडम थी पहले, या जिस प्रकार से पार्टी एकजुट होकर सारे प्रोटेस्ट में सारी प्रोग्राम्स में खड़ी हुई है, उससे ऐसी बातें कहीं भी किसी को भी कहने का मौका नहीं मिल रहा है और ना है एग्जिस्ट करती हैं। हाँ, ये जरूर रहता है कि एक जनरेशनल गैप चीजें रहती हैं, जो जैसे वो काम करते थे ये वैसे नहीं करते हैं। इनका काम करने का आज की परिस्थितियों के, आज के हालात, आज की डिमांड के हिसाब से रिएक्शन है। जो मीर साहब ने काम किया वो भी बहुत सराहनीय काम था, बड़ी देर तक वो बने रहे। सोज साहब का अपनी जगह रेलिवेंट था, बट अभी जो करंट प्रेसिडेंट है उनका जो काम करने का ढंग है, वो जो लोग वापस आ रहे हैं पार्टी में, जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं, उससे सामने इंडिकेट करता है कि उनका फंक्शनिंग जो है बड़ा स्मूथ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बड़ा मेटिकुलस है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये बीजेपी को लोग कहते हैं, एनडीए के लोग कहते हैं कि अब की बार लगातार तीसरी बार और 400 से पार, ये डाइजेस्ट होता है आपको? देखिए ये वो पॉलिटिकल पार्टी हैं, उनके स्लोगन
बनते हैं अपनी इस तरह से और अपने डिज़ाइन और अपने हैं, वो कॉन्फिडेंस गेन करने की लोगों में एक पॉपुलर होने की कोशिश करते हैं। आपने विकसित भारत यात्रा को देख लिया है, किस तरह से पूरी सरकार की मशीनरी पे ये पूरी यात्रा चल रही है और पूरा प्रचार हो रहा है मोदी जी का और आने वाले 2024 के इलेक्शन का। तो सर्टेनली कहीं उनमें घबराहट जरूर है, इसलिए वो इतना बड़ा क्लेम करते हैं। मगर मुझे लगता है कि देश की जनता जो है उसने अपना मन बना लिया है, ये आने वाले हफ्तों में बना लेगी और परिणाम सामने आ जाएंगे। डेमोक्रेसी है, इसमें तो जनता ही जनार्दन है, जिसको देगी वो सिकंदर है। जी डॉक्टर साहब, कभी आपको लगा कि कांग्रेस की गलतियों के कारण कांग्रेस डबल फिगर पे आई? कभी एहसास हुआ, कभी एहसास किया आपने? तो कुछ तो गलतियां रही होंगी जो आवाम ने, जो मतदाता हैं, उन्होंने आपको नकारा। देखिए, हम तो अभी यंग लीडर्स हैं, यंग वर्कर्स हैं पार्टी के, हम तो हर जगह बात करते हैं और बात करने का अधिकार पार्टी ने हमें दिया है कि हमारी बहुत सारी जगहों पे स्ट्रैटेजिक मिस्टेक्स थी। मगर मेरी बात मैटर नहीं करती, बात यह है कि जो लीडरशिप है हमारी, आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी, और उसके बाद अब जो करंट प्रेसिडेंट है, वो दोनों प्रेसिडेंट है कांग्रेस पार्टी के, अब जो खड़गे साहब हैं प्रेसिडेंट हैं, इन सब ने वक्तन फवक्तन एनालिसिस किया है और माना है कि हमारी बहुत सारी जगह पर, जैसे भी 4 स्टेट्स का था, पार्टी की पूरी बैठक हुई, उसमें डिस्कशन हुई, क्या क्या चीजें रह गई जिनकी वजह से हम वोट परसेंटेज ज्यादा होने की वजह से भी नहीं जीत पाए। और जब 2014 का डिबेकल हुआ था, 2019 का हुआ, डबल फिगर में हम आए, तो बहुत सारी जो है मंथन हुआ इस पे। एंटोनी साहब की भी एक कमेटी थी और लोगों की भी बहुत सारी कमेटीज बनी, बहुत सारा विचार हुआ। और पार्टी जब हमसे कोई गलती होती है तो मानते हैं। हम किसी एक्चुअल में जो 2014 का इलेक्शन था वो स्टाइल ओवर स्टफ था, हमारे पास स्टफ था, काम किया था, सब कुछ था, पर मोदी जी का जो स्टाइल था, जो प्रेजेंटेशन था, वो उससे हम मात खा गए। मुझे ये कहने में कोई वो नहीं है। नारा जो उनका होता है, जो उनका क्लेम होता है, जो उनकी मार्केटिंग है, वो बड़ी बेरहम होती है, रथलेस होती है, और हमारा जो काम होता है वो उसके नीचे दबता है, और ये ज्यादातर नहीं दबेगा। एवरी शाइनिंग इज नॉट, एवरी ग्लिटरिंग इज नॉट गोल्ड, है ना। तो वो ज्यादा देर नहीं चल सकता है। अब की बार जो है चीजें सच जो है, इसमें बड़ी ताकत होती है, एक्सपोज होंगी और जनता जो है वो फैसला। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने परसों कहा है, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा है कि अगर जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है तो जस्ट बिकॉज ऑफ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। उन्होंने पंडित नेहरू का जिक्र नहीं किया। देखिए, क्योंकि शेख साहब का ताल्लुक कश्मीर से था और जम्मू कश्मीर से था, वो महाराजा के बाद बड़े लीडर थे, इसलिए ये मैं भी मानता हूं पर्सनली, और अब और मानने लगा हूं, क्योंकि किताबों में तो बहुत जगह पढ़ा था इसलिए मैं मानता था। मगर जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 370 की सुनवाई हो रही थी, तो वहां शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का एक कोटेशन पूरा वो पढ़ के सुनाया, कोट किया उनको, अनकोट कोट किया। वो कोट पढ़ने के बाद हर इंडियन ये मानता है, सुनने के बाद, कि भैया ये जम्मू कश्मीर का एसेशन जो है एक्चुअल में आज तक है और आगे भी रहेगा। इसमें शेख साहब की भूमिका को, शेख साहब के रोल को सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंस है, प्रोमिनेंट है, और उसको कोई नकार नहीं सकता जी। लेकिन डॉक्टर साहब, 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम फैसला आया था, उसके बाद भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कश्मीर में ये कह रही है कि हम जद्दोजहद जारी रखेंगे। क्या वो मिसलीड कर रहे हैं कश्मीरी अवाम को? देखिए, कौन सी अब स्ट्रगल, कौन सी बकाया रहेगी है? देखिए, वो सर्टेनली स्ट्रगल जो है वो एक पार्ट है डेमोक्रेटिक प्रोसेस का, वो करें अपनी जगह, उनको पूरा डेमोक्रेटिक राइट है। बिकॉज अगेन चीफ जस्टिस साहब का, चीफ चंद्रचूड़ साहब का पिछले दिनों एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुआ, उसमें उन्होंने कहा कि जब हम कोई वर्डिक्ट दे देते हैं, फैसला प्रॉपर सुना देते हैं, तो फिर वो जनता की प्रॉपर्टी बन जाता है, और जनता का पूरा डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में ये हक है कि वो उस पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे, उससे डिसएग्री करे, उसके खिलाफ अपना जो है वो कार्रवाई विद इन द एम्बिट ऑफ अवर डेमोक्रेटिक वैल्यू एंड कॉन्स्टिट्यूशन वो काम करे, वो उनको राइट है। बट कश्मीर के जख्मों पे मुझे लगता है नमक नहीं छिड़कना चाहिए। ऑलरेडी एनएफ हो चुका है पॉलिटिक्स को लेकर के, और ये जिस रास्ते पे हम आगे चल रहे हैं, अगर किसी को कुछ करना भी तो करे, उसको कौन रोक रहा है? बट उसको पॉलिटिकल इशू बना के करना, आई थिंक दिस इज अनफॉर्चुनेट, और ये नहीं होना चाहिए। ये मेरी जाती राय है, और हमारी पार्टी भी इसी पे चलती है। बिल्किस बानो केस को लेकर के कभी ना कभी आप ग्रिल करते रहे हैं बीजेपी को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुना करके कम से कम उनको राहत दे दी है।
आपको तो हर जगह पे ग्रिल करते रहते हैं बीजेपी के लोग। बीजेपी को ग्रिल करते हैं। और आज मैं अभी बैठा था थोड़ी देर पहले, तो फॉर्चुनेटली कल का एक अखबार मैंने उठा लिया, उसका हेडलाइन था कि आज जितने भी कैदी हैं वो वापस जेल जा रहे हैं। जो फैसला आया था, जो सरकार ने किया, सरकार के पास, गुजरात सरकार के पास वो पावर ही नहीं थी कि वो उनको बाहर निकाल देती और उनको सजा माफ कर देती। वो तो सारी चीजें रिवर्स होगी। सो हमारा स्टेट विंडिकेट होता है, हमारा स्टेट ऑथेंटिकेट होता है कि हम जो ग्रिल करते थे ठीक करते थे। गुजरात सरकार के पास पावर नहीं थी तो ही तो सुप्रीम कोर्ट ने किया, और सुप्रीम कोर्ट ने दिखा दिया कि भाई ये सरकार, गुजरात सरकार के पास पावर नहीं थी, इसका मिसयूज हुआ है। और वो पूरा जजमेंट पढ़ के लगता है कि जो एग्जैक्टली जो हम कहते थे वही हुआ। अब बीजेपी वाले बार बार आपको शाहबानो केस पे घसीटते हैं, आपको बाटला बाटला उस इनकाउंटर को लेकर के घसीटते हैं। आपके पास एक मौका था, वो भी हाथ से निकल गया। अरे बिल्किस बानो वाला, बिल्कुल बानो वाला मौका जो है, जब वापस जेल में लोग आ जाएंगे तो नेचुरली हमारे पास हमारी ही बात ऑथेंटिकेट हुई है। बट जो बडला हाउस वाला था, या जिन चीजों पे हमें कार्रवाई किया जाता है, बिल्किस शाहबानो केस, शाहबानो इज एंटायर, वो एक अलग कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, एक लीगल मैटर है, एक इंडिविजुअल केस उस साहब का है, और जिसको 12 प्रक्रियाओं से गुजारा गया। अगर वो उस पर चैलेंज करते तो 370 का जो चीज है, जिस तरह से हुआ है, जिस तरह से किया गया है, वो तो अनफॉर्चुनेट है। वन डे अगर जजमेंट को हटा दो तो दैट्स क्वाइट अनडेमोक्रेटिक एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। बट सिंस सुप्रीम कोर्ट ने अब जो पूरा वर्डिक्ट दे दिया है, तो उसके बाद हमें उस हिसाब से ही चीजें चलानी है। हाँ, ये बात भी मैं नहीं कह पाता बीइंग अ स्पोक्स पर्सन ऑफ द नेशनल पार्टी, बट मुझे सुप्रीम कोर्ट ने ही कि चीफ जस्टिस सिटिंग ने ये इजाजत दे दी, ये इंटरव्यू में कह करके, जो मुझे अदरवाइज भी पता था कि जो जजमेंट होता है वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसके पर एग्री करना डिसएग्री करना हमारा अधिकार है, हम कर सकते। सो दैट्स व्हाई हम कह रहे हैं बीजेपी की और हमारी किसी भी ऐसी चीज को लेकर के तुलना नहीं हो सकती। कितना ग्रूसम क्राइम है जो बिल्किस बानो के साथ हुआ, और उसके बाद एक सरकार आती है और वो लोगों की सजाएं माफ करने का अधिकार जो है नहीं उसके पास, वो यूज कर देती है। और शेमफुल है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब उसको चीज को एक्नॉलेज किया कि हाँ, इनके पास पावर नहीं थी और ये लोग वापस जेल में आ जाएं, इनका स्वागत किया जाएगा। सो देयर आर एंटायरली डिफरेंट थिंग्स। डॉक्टर, लास्ट सेशन में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़े जोरदार तरीके से कहा कि पंडित नेहरू ने गलतियां नहीं की है, बहुत बड़े बड़े ब्लंडर किए हैं। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि यूनिलैटरल सीज फायर स्टार्टिंग में कर देना, यूनाइटेड नेशन में इस मामले को लेके जाना, ये दो बातों का उन्होंने जिक्र किया है। देखिए, अमित शाह जी का, मोदी जी की जो पॉलिटिक्स है, वो आ जा करके एक ही आदमी पे, एक ही परिवार के आसपास घूमती है देश में जो है। उसके बाद वो घूमती है पाकिस्तान पे, अभी थोड़ी जरूरत कम है, इन दिनों चर्चा नहीं होती है। उसके बाद दबे, अगर वो दोनों होम मिनिस्टर और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नहीं कहते तो बाकी एक पूरी आर्मी रखी है जो मुसलमानों पे आ जाती है। तो ये 3-4 चीजें हैं जिन पे सारा कुछ वो फोड़ते हैं। बट जब उनको कटोरे में खड़ा किया जाता है, भाई अब आपको इतने सारे साल हो गए पावर में, तो किया क्या कर रहे हो, तो फिर वो नेहरू जी की तरफ चले जाते हैं। सर्टेनली नेहरू जी वाज द टॉलेस्ट लीडर इंडिया एवर प्रोड्यूस्ड। इसमें दुनिया एक्नॉलेज करती है, मेरे कहने से नहीं कोई टॉलेरेंस बन जाता, या अमित शाह जी के कहने से कोई गलत नहीं हो जाता या खत्म नहीं हो जाता। वो इतिहास है और इतिहास में वो खड़े होते हैं। जो परिस्थितियां तब थी, जो हालात तब थे, उसके हिसाब से जो उन्होंने फैसला था वो लिया, और बड़ा वाइज फैसला लिया। और ये नेहरू जी की विजन था कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट को और एक ऐसे लीडर को जो बड़ा अंडमेंट और जो बड़ा अपने आप में एक बड़ी फिगर है शेख अब्दुल्ला साहब की, उसको ऑन पेज लिया, ऑन रिकॉर्ड लिया, अपने साथ लिया, उसका सहयोग से सेशन हुआ, सारी चीजें हुई, और हम आज भारत का हिस्सा है, एक देश का हिस्सा है। वी आर प्राउड ऑफ दैट आइडेंटिटी। अगर ये नहीं होता, अगर नेहरू जी नहीं होते, तो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ये सब लोग नहीं होते, महाराजा हरि सिंह नहीं उस पिक्चर में वैसे होते, तो आज हम भारत का शायद हिस्सा भी नहीं होते। हमारी क्या स्थितियां होती हैं, क्या हालात होते हैं, वो उनकी कल्पना भी। जब आपके नेता मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाते हैं, उनके वीडियो वायरल होते हैं कि आप मोदी को हटाने के लिए हमारा साथ दें, तो स्वाभाविक सी बात है बीजेपी के लोग पाकिस्तान को टारगेट करेंगे, कांग्रेस को टारगेट करेंगे, उनको मौका मिल जाता है। आप देखते हो तो उनको मौका मिलता है। जब कोई आदमी पार्टी का लीडर होता है तो जरूरी नहीं होता कि उसके पास पार्टी की जो पॉलिसी है उस पर बोलने का भी अधिकार हो। वो सडनली एक लाइन लेंथ है जिसपे, अब मणिशंकर अय्यर साहब का अपना स्टाइल है, उन्होंने जो कहा उसको डिसोन पार्टी ने बहुत बार कर दिया, और उसकी जरूरत भी नहीं है। और मेरे जैसे लोग जो है, वो करोड़ों लोग पार्टी के वर्कर इसको, इस चीज से, ऐसी स्टेटमेंट देने से ग्रेज करते हैं और नहीं करना चाहते, और ये सोचते ही नहीं। तो एक आदमी कर गया, उसको हम लेके नहीं चल सकते। और जो
किया जिन लोगों ने, वो भी एक एक क्लास है, एक अलग सोच है उनकी जिस पे वो करते हैं, बट हम उससे डिसएग्री करते हैं। उस स्टेटमेंट से पार्टी ने डिसएग्री किया, ऑफिशियली किया, एंड आई पर्सनली डिसएग्री विद दैट नोशन। हमारा अपना मुल्क है, इसका फैसला भी हम करेंगे, इसकी लड़ाइयां भी हम करेंगे, और जो होगा यहीं पे होगा जी। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरीके से कांग्रेस को करना चाहिए था, जैसे हम कहते हैं कि वाल्मीकि समाज को अगर राइट दिए होते, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी को राइट दिए होते, गुरखा बरादरी को राइट दिए होते, तो इतना बड़ा इशू ना बनता, जिसको अब भारतीय जनता पार्टी ने 370 में 5 अगस्त 2019 को संशोधन करके अपने पाले में ले लिया। अगर आप कर देते तो शायद ये क्रेडिट आपको भी जाता है। देखिए, जहां टाइम टू टाइम संशोधन कुछ हुए जब हमें सत्ता में मौका मिला, बट सर्टनली हमें यहाँ पे गवर्नमेंट में रहने का जो अवसर था, आपको याद होगा जो पंचायती राज एक्ट है, इसको लागू करने में 73rd 74th अमेंडमेंट दोनों को, उसके बाद जो हमने यूनिट्स बनाए, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, बाकी बहुत सारे इश्यूज, फिर रिफ्यूजीज की जो फाउंडेशन रखी 25-25 लाख रुपए देने की, वो कांग्रेस पार्टी ने रीजनल पार्टीज के साथ, क्योंकि हम सत्ता में पूरे खुद से सरकार बना नहीं पा रहे थे, तो बड़ा फाइट करके किया। ये भी जो करना था हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था डेमोक्रेसी में। सर्टनली हम चाहते थे कि कभी हमें अगर जनता पूरा मौका देगी जम्मू कश्मीर को, तो काफी सारे संशोधन बनते थे 35A में भी और वगैरह में भी। आपको याद होगा एक एपिसोड जब एक बिल आया था, अब्दुल रशीद साहब वो उसके चेयरमैन थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उनको बाद में एनसी ने एक्सपेल भी कर दिया। सोनिया गांधी ने पर्सनली इंटरवीन किया, वो उस वक्त कांग्रेस प्रेसिडेंट भी थी, यूपीए चेयरपर्सन थी, और हमने उसके रिलेटेड बिल था और कितना फाइट किया हमने उस बिल के लिए जनता के सामने, और बिल लाया। जी। अब भारतीय जनता पार्टी ने भी एक नया ट्रेंड शुरू किया है कि वो बड़े बड़े नेता गांव में जाकर के रहेंगे, एक पंचायत में 2-2 दिन गुजारेंगे। एक तरफ आप भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, अब दूसरा वो आज से वो यात्रा शुरू कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है कि वो टीवी स्टूडियो से और एसी कमरों से और हर चीज से बाहर मार्केटिंग की दुनिया से लेकर लोगों में आ रहे हैं, ये वेलकम है। कहीं राहुल जी का जो है साया पड़ गया होगा, तो इससे मुझे लगता है कि बीजेपी जो टारगेट करना चाहती है अल्टीमेटली वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, और उनको इंडिया ब्लॉक से 2024 में जैसे शुरू की फ्रस्ट्रेशन थी, वो अभी भी कम तो हुई है, मगर उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो दे आर गोइंग, इट्स गुड, लोगों के लिए अच्छा है, हम भी जाएं, वो भी जाएं, जितने लोग जाएंगे लोगों के लिए तो अच्छा है। लेकिन कल से आपको पता है कि पंचायती राज भी खत्म हो चुका है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डीडीसी और जो 5 मेंबर पार्लियामेंट हैं वही हमारे रिप्रेजेंटेटिव। मैं ये सबसे मेरी दुखती रख है जो आपने हाथ रख लिया, मैं बहुत दुखी हूं। ये 3-4 दिन पिछले जो गए जब ये हो गया, मुझे अपेक्षा थी कि इसका कोई ना कोई सोल्यूशन निकलेगा। 28,000 से ज्यादा पंचायतें जो है हमारी, और लोग रिप्रेजेंटेटिव उसके साथ जुड़े हुए लोग जो एम्पावर्ड थे टू डिलीवर द सर्विसेज और एंड यूजर तक कुछ ना कुछ पहुंचता था, वो इससे बड़ा फेलियर क्या होगा कि इस सरकार ने उसको कट कर दिया। और वही सरकार जो अपने आप को चैंपियन ऑफ द पीपल्स राइट कहती है कि हमने ये किया, हमने वो किया, वो एक स्ट्रोक से 28,000 रिप्रेजेंटेटिव्स की पावर को सीज कर रही है। ये सबसे बड़ा फेलियर है। इससे कितनी 1.5 साल से पीछे इलेक्शन करवाएंगे, हो रहा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होंगे, पंचायतों के हम सुन रहे हैं, कहीं भी नहीं। और अब ये जो हुआ है ये एक स्कैम है। ये इस वक्त में सरपंचेस को इनसे डिसएम्पावर करना, इनसे पावर ले लेना, ये अपने इलेक्शन में मुझे लगता है बचने के लिए, इलेक्शन लॉब के लिए, इलेक्शन में खरीदो फरोख्त के लिए काम किया गया है। और सरपंचेस साहिबान जो थे वो उनके खिलाफ थे, पार्टी के खिलाफ थे जी। इनके पास पावर थी नहीं, तो जो लोग बाकी पार्टीज थे उनको हटाने के लिए इन्होंने ये सब प्रक्रिया की, जो अनफॉर्चुनेट है। और डेमोक्रेसी में ऐसी मिसाल कहीं नहीं होगी कि एक स्ट्रोक में आप 28,000 लोगों को, रिप्रेजेंटेटिव को, लोगों के चुने हुए नुमाइंदों को जीरो कर दीजिए, और ये बड़ा गलत है, लोग जवाब देंगे इसका। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, थैंक यू वेरी मच सर। नमस्कार। तो दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।